मुझे ये लगता है कि आप ना 3 अटेम्प्ट तक दे दो फुल फ्लेज, अगर मन है तो। उसके बाद फिर ना उतना ज्यादा भी अटेम्प्ट देने की मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है, क्योंकि अब एमबीबीएस करना मुझे उतना वर्थ, सीरियसली बोल रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतनी ही मेहनत आप कहीं और कर लोगे तो अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा पर। आज हमारे चैनल की गेस्ट डॉक्टर आकांक्षा साहू मैम है, जो एम्स रायपुर से एमएस कर रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नीट के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए आइए मिलते हैं। मैम प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। I'm Dr. Akanksha. I'm a junior resident doctor at AIIMS, and I did my MBBS from GMC Rajnandgaon. Currently, I'm doing my PG residency in Ops and Gynae department from AIIMS Raipur. ऐसा कहा जाता है कि भारत में डॉक्टर्स बनते नहीं, बनाए जाते हैं। घर का दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, आपके साथ क्या सीन था? मेरे साथ कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे पापा का ये ड्रीम था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बिकॉज इट वाज लाइक इट्स बियॉन्ड माय लिमिट, ऐसा वाली कंडीशन थी। क्योंकि मैं आसपास सबसे पूछती थी कि यार नीट का प्रिपरेशन क्या होता है, ये पीएमटी क्या होता है, तो मुझे बता रही है पीएमटी बहुत बड़ा चीज होता है और डॉक्टर बनने का तैयारी होता है, वो सबके बस का बात नहीं है। और मेरे पहचान के कोई दीदी भैया जो मिल जाते मैं उनसे पूछती, तो इस तरीके का कंडीशन थी। फिर मैं पापा से पूछती, पापा मैं सच में ये कर पाऊंगी जो आप मेरे को बायो लेने के लिए बोल रहे हैं? तो पापा बोले क्यों नहीं कर सकते बेटा आपके जब हम सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे तो हाँ वो हो ही जाता है, लेकिन मन से आप सोच लोगे कि नहीं हो पाएगा तो वो अवश्य नहीं ही होता है। बस ये पापा का बात था। फिर मैं, चूंकि मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, मुझे ऐसा कंडीशन था ना कि एम्बुलेंस की आवाज से मुझे बहुत डर लगता था, यार किसी को कुछ ना हो। हॉस्पिटल में अंदर जाती नहीं थी, कोई भी रिलेटिव था किसी को देखने अगर जाने का कंडीशन आता था तब मैं मम्मी पापा के साथ जाती जरूर थी, लेकिन मैं कार में बैठ जाती थी, मैं बोलती थी आप जाइए अंदर, मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। उसके बाद अपने आप ये चेंज आते गया कि अरे मेरे घर में दादाजी है, उनको डायबिटिक है, डायबिटिक के कारण वो डायलिसिस, और डायलिसिस से उनके डेथ का कंडीशन आने का हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। तो स्टार्टिंग में पापा ने एक सपना जरूर दिया, लेकिन बाद में वो मेरा ही मन था, जुनून था, डिसिप्लिन था, जो कि आज मैं डॉक्टर बन पाई। मैम आप पीजी के लिए रायपुर से कोचिंग करी थी, तो यूजी के लिए आपने कहाँ से कोचिंग करा था? यूजी के लिए मैं एलएन कोटा होता है, जैसे एक कोटा एक हब होता है, बोल सकते हैं कोटा फैक्ट्री मतलब डॉक्टर फैक्ट्री, डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री। तो उस समय बहुत था कि कोटा जाने से ही सिलेक्शन होता है। मेरे भी मम्मी पापा को यही बोला गया कि अरे बेटी को कोटा भेजोगे तब जाके डॉक्टर बन पाएगी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही सोच के मैं भी गई थी कोटा एलएन, और सच में कोटा एलएन का एक अलग एक्सपीरियंस था, मतलब बता नहीं सकती, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। वो दिन भर पढ़ाई करना, वो इतना स्ट्रेस एंजाइटी वहां पे बियर कर पाना, ये सच बात है। कोटा की लाइफ ना हर कोई बियर नहीं कर पाता है। वहां पे दो चीज है, या तो बच्चा बन के निकलेगा या बच्चा बिगड़ के निकलेगा, और ये सच में मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ भी है। आपके घर वाले या आपके जो रिश्तेदार थे उन लोग भी बता रहे थे कोटा भेजो तभी बच्ची डॉक्टर बन पाएगी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई है क्या, ऐसा कुछ? असलियत में बोलूं तो ना तभी ना अभी, कभी ऐसा नहीं है। जो चीज हमें सेलेक्ट कराता है वो हमारा मेहनत है, हमारा जुनून है, हमारे अंदर का डिसिप्लिन है। अगर हमारे अंदर ये 3 चीज है ना तो हम हर कुछ में सिलेक्शन पा सकते हैं, हर कुछ पा सकते हैं। एक कोचिंग है वो सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ऐसा होता कि कोटा जाने से या कोचिंग से ही सिलेक्शन होता तो आज पूरे कोटा के जितने भी है ना, वहां तो लाखों एडमिशन्स होते हैं पर ईयर, तो लाखों डॉक्टर बनते हैं, क्यों सब नहीं बनते हैं? तो अल्टीमेट इज आवर हार्ड वर्क। Well, as a NEET aspirant, what was the most challenging aspect for you and how did you overcome them? The most challenging thing is dealing with yourself, because सिंस आपकी जो जर्नी स्टार्टिंग रहती है, सिंस प्री पीजी टू द होल एमबीबीएस जर्नी, आपकी प्री पीजी की जर्नी, उसके पीजी की जर्नी, उसके बाद भी स्टेबिलिटी की जर्नी, दिस जर्नी पूरे हर जगह स्ट्रेस ही रहता है। स्ट्रेस इन द सेंस कि डीलिंग विद द पेशेंट एंड द रिलेटिव इज नॉट एवरीवन कैन डील इट। तो ये सबसे बड़ा चीज है। सबसे बड़ा चीज मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस हो पाना है, क्योंकि तब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब की मैं बात बताती हूँ,
बहुत लिमिटेड सीट थे और इतने कंपटीशन, मुझे हर कोई अपने अगल बगल तो पूरे कॉम्पिटिटर ही लगता था। तब ये डर लगता था कि ये हो पाएगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन। तो वो खुद से लड़ाई होती है ना, वो सबसे बड़ा टफ होता है। और जो इस चीज से ओवरकम कर लेता है ना, तो ही विल डेफिनेटली विन। हम कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो 3-4 अटेम्प्ट दिलाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके पास उनका बैकअप प्लान भी नहीं रहता है, 12th किए रहते हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाता है। ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे एस्पिरेंट से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि देखो, सबके अपनी अपनी एक लिमिट्स होती है। मैं उस लिमिट्स पे तो कमेंट नहीं कर सकती हूँ, आप सबका अपना फैमिली प्रेशर रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ना 3 अटेम्प्ट तक दे दो फुल फ्लेज, अगर मन है तो। उसके बाद फिर ना उतना ज्यादा भी अटेम्प्ट देने की मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है, क्योंकि अब एमबीबीएस करना मुझे उतना वर्थ, सीरियसली बोल रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतनी मेहनत आप कहीं और कर लोगे तो अच्छी बात है कि आप और अच्छे पोजीशन में जा सकते हो। और लाइफ में एक चीज जरूर है, आप मेहनत करो। एक लिमिट तक हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन उस लिमिटेशन के बियॉन्ड हमें एक फल की इच्छा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम फल की इच्छा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या मिस्टेक्स किया, वो मिस्टेक्स हमें ओवरकम करना रहता है। और वही मिस्टेक्स को हम देख लेंगे कि हाँ मैं एनालाइज कर लूंगी, तभी मैं वो सक्सेस पा सकती हूँ। तो इतना आप कर लो, एक लिमिट तक करो कि हाँ मेरे से इतना हो गया। जब आपका मन खुद गवाही दे देगा ना कि इससे ज्यादा अब मेरे से हो ही नहीं सकता, जब मन में 1% गिल्ट नहीं रहेगा, तब आप छोड़ दो उस चीज को। क्योंकि आपके लिए हो सकता है एक और बेटर ऑप्शन हो। कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो नहीं मिल रहा है और पूरे मेहनत करने से नहीं मिल रहा है, तो आप ये जरूर समझ लो कि आपके लिए एक गॉड है, वो कुछ अच्छा और बेटर प्लान करके रखा है जिसमें आप जा सकते हो। मैम, डॉक्टर्स की 2 लाइफ होती है, एक जिसको ऑन कैमरा और एक ऑफ कैमरा, जिसको रियल लाइफ बोलते हैं। जी। तो रियल लाइफ हम लोग देखते हैं, अक्सर जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं डॉक्टर्स एसी में बैठे हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, अच्छी खासी फैसिलिटी रहती है। एक होती है रियल लाइफ, तो आप रियल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं रियल लाइफ का आपको स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी ये जरूर बताऊंगी, क्योंकि जो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर की फैमिली है, सिर्फ उन्हीं को ही मालूम है कि रियल लाइफ होता क्या है। बाकी जो रिश्तेदार या बोलो फैमिली फ्रेंड्स या जो भी है, वो दूर से देखते तो लगता है यार बढ़िया डॉक्टर है, लाइफ सेट है, पैसा ही पैसा है, डॉक्टर मतलब पैसा, ऐसा समझने लग जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ये होता है कि जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं नीट यूजी का, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में हो जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो 2 से 3-4 अटेम्प्ट में निकलते हैं। सोचो आप 2 से 3-4 साल आप उस समय इतने स्ट्रेस में आपने निकाला, आपके मम्मी पापा देख रहे हैं आपको इतने स्ट्रेस में करते। फिर उसके बाद एक एमबीबीएस की जर्नी आती है जो कि होती है आपकी 5 to 5.5 years की होती है। उस समय हमें पूरे 20 सब्जेक्ट्स अपने पढ़ने रहते हैं, साथ में कॉलेज और हॉस्पिटल का, फैमिली का अलग प्रेशर रहता है कि किसी को कुछ दिक्कत, ये सब वो सब डील करना। उस समय एक हमारे में बहुत ही है, मुझे इस बारे में ऐसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे ना हमारी जो टॉक्सिसिटी होती है, जो सीनियर जूनियर, ये बड़ा दिक्कत होता है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड्स कर लेते हैं। अभी भी डेली ये न्यूज आता ही है कि इसने ये सुसाइड के लिए ये कर लिया। तो और यहाँ पे भी ये डर रहता है कि हमने 4 साल यहाँ लगा दिया है बस एंट्री के लिए, अब वहां पे पास हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है? 50% हमारे में पासिंग मार्क्स होता है एमबीबीएस में। आपके थ्योरी में भी 50% होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी टोटल 50% होना चाहिए। अगर गलती से आप थ्योरी तो निकल गए लेकिन प्रैक्टिकल में बच गए हो या प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो ओवरऑल फिर से पेपर देना पड़ता है। तो यहाँ से ये 5.5 साल की जर्नी निकली। फिर 5.5 साल के बाद ये होता है कि यार अब एमबीबीएस तो कर लिया, बस एमबीबीएस में तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, आगे पीजी भी करना है। तो पीजी के लिए भी हमें एग्जाम देना पड़ता है जिसे बोलते हैं नीट पीजी, और एम्स में जिसको जाना रहता है उसको बोलते हैं INICET। तो इसकी भी प्रिपरेशन होती है। अब इसकी भी प्रिपरेशन ऐसा तो जरूरी है नहीं कि एक बार में हो जाए, और एक बार में हो भी गया तो ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाए। इसमें भी ये होता है कि हमारे इसमें 220 ब्रांच होते हैं। जैसे ये ऑप्स गायनी अलग होता है, ऑप्थेल अलग होता है, ENT अलग होता है, साइकेट्री अलग, जिसे आम भाषा में हड्डी वाले डॉक्टर अलग है, न्यूरो वाले डॉक्टर अलग है, लीवर वाले डॉक्टर अलग है। ऐसे इस तरीके के काफी सारे डॉक्टर्स 20 ब्रांच होते हैं। अब उस 20 ब्रांच के लिए भी फाइट करनी पड़ती है हमें
कि मान लो मेरा ड्रीम था ऑब्स गायनी, वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मेहनत और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मुझे मिल गया इतना मेहनत करके। बट मोस्टली लोग को ये होता है कि जो हम ड्रीम ब्रांच रहता है, किसी का एनेस्थीसिया रहता है, किसी का कार्डियो मतलब साइकेट्री रहता है, किसी का मेडिसिन रहता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता मिल पाना, क्योंकि हमें जो रैंक मिलता है वो रैंक के बाद भी हमें देखना पड़ता है कि उस रैंक में आया हुआ है कि नहीं वो ब्रांच वाला। तो एक यहाँ पे हुआ, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन होती है। ये प्रिपरेशन करके चलो 1-2 साल ये प्रिपेयर किया, निकाल लिया, उसके बाद फिर होती है हमारी एमएस या एमडी जो इस स्पेशलिटी कोर्स, वो 3 साल का कोर्स रहता है। वो 3 साल की लाइफ तो भूल ही जाओ क्या होती है वहां पे। आपको 36 आवर ड्यूटी, वहीं पे ही रहना खाना सोना, 3-3 दिन तक बिना ब्रश किए बिना कुछ खाए पिए बस दौड़े जा रहे हैं। आप मोस्टली देखते होंगे कि बहुत सारे जगह सुसाइडल केस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर है वो ऐसा किया। और ये भी बात भी है कि जो फर्स्ट ही रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं वही उन्हीं पे ही वायलेंस का केस बहुत रहता है। आए दिन आप ये भी सुनते होंगे कि यहाँ पे इसको वायलेंस हुआ, उसको वायलेंस हुआ। इसको भी बियर कर पाना मुश्किल मतलब आसान नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है पीजी का एमएसएमडी कोर्स। एमएसएमडी के बाद भी हमें सुपर स्पेशलिटी कोर्स करते हैं जिसको बोलते हैं एमसीएच और डीएम। जैसे कि आपको यूरोलॉजिस्ट चाहिए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, तो ये सब सुपर स्पेशलिटी वाले लोग हैं। तो इनके लिए फिर से अलग से हमें पेपर देना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। उसका भी नीट एसएस बोलते हैं तैयारी करना, उसका भी पूरा तैयारी करो। तैयारी करने के बाद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से तैयारी करो, ड्रॉप लेते रहो। उसके बाद वो हमें मिलता है। फिर मिलने के बाद काउंसलिंग के थ्रू, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। फिर वहां पे जाने के बाद वहां फिर से 3 साल का कोर्स होता है जो अपना डीएम एमसीएच का। तब उसके बाद जाके थोड़ा ये होता है कि हाँ डॉक्टर अब 14 साल बाद 14 ईयर्स बाद अब डॉक्टर बना है। अब 14 ईयर्स बाद वो इतना मेहनत किया। बच्चे 14 ईयर्स ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हर किसी को अपने होम टाउन में मिल जाए, होम प्लेस में मिल जाए। वो बंदा 14 साल तो ये, उससे पहले वाला कोर्स अलग, ऐसे करके पूरा इतने दूर घर से रहता, अपने फैमिली से दूर रहता है, चीजों से इतना दूर रहता है, जूझते रहता है। आज से शायद यही कारण है कि डॉक्टर्स में साइकेट्रिक इलनेस बहुत ज्यादा है। आम लोगों को लगता है कि डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी चीज है, लेकिन हम लोग डेली उस चीज से डील कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि क्या होता है हमारे में। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज्यादा रेट है। सोचो आप, इतना इंसान इतना पढ़ा लिखा है, कहाँ एमबीबीएस किया, मतलब डॉक्टर्स को तो आज एक भगवान माना जाता है, आज वही खुद सुसाइड पे उतर जाता है। तो मतलब कुछ तो होगा ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो वो उसकी फैमिली जानती है और वो जानता है। तो ये पीछे का बैकग्राउंड है। और सामने आप लोग देखते हैं कि हाँ डॉक्टर है, मस्त उसका चैम्बर है, नीचे अरे डॉक्टर ये नाम लिखाया हुआ है, पैसा ले रहे हैं, 500 रुपए फी है, 1000 रुपए फी है, ऐसा वाला आप ऐसे देखते हो। लेकिन पीछे की लाइफ ये होती है, आसान नहीं है हर किसी का डॉक्टर बनना। थैंक यू मैम डॉक्टर की इस जर्नी को इतने आसान शब्दों में हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर्स आजकल जो मेडिकल एथिक्स है उसको भूल गए हैं और वो अपना धीरे धीरे कॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे पता चला कि एक डॉक्टर की लाइफ कैसी। मैम क्या भारत में आने वाले समय में डॉक्टर्स की कंडीशन वैसी हो जाएगी जैसे इंजीनियर्स की है, मतलब जॉब क्राइसिस वाली कंडीशन आने वाली है, क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में काफी कम है। बाकी जगह आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो एक डॉक्टर पेशेंट रेशियोज रहता है कि इतने पॉपुलेशन के लिए इतना डॉक्टर है। हमारे इंडिया में काफी है, वो उसको ठीक कर पाना भी अभी काफी मुश्किल है। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी उतना रिक्वायरमेंट होते जाएगा डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा तो नहीं बोलूंगी, एक सेवा वाला जगह है जहाँ पे जितना भी ले आओ कम। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो कुछ जनरल क्वेश्चन जो रहता है तो आप कुछ बताएंगे? देखो, अभी मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम बताती है वो है कि इरेगुलर ब्लीडिंग का और हैवी ब्लीडिंग का। ये हैवी ब्लीडिंग के कारण बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड होता है जिसे हम आम भाषा में गठान बोलते हैं, एडेनोमायोसिस हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। तो इसके कारण ना ब्लीडिंग बहुत होता है। ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर में ही खून की कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। और ये एनीमिया सच में बताऊं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। कोई भी मैं महिला देखती हूँ, वो बहुत ही कम महिलाएं हैं जो आप उनको मैं जिम निकाल के मैं बोली दिखाओ कितना है आपका हीमोग्लोबिन, हम लोग खुद
टेस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं, हम पैलर देखते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। मुझे बहुत ही कम में, अगर मैं 100 महिला देख रही हूँ तो 100 में से मुझे 90 महिला जरूर एनीमिक ही दिखेंगी और दिखती ही है। तो ये हुआ। दूसरी बात है कि सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन बिल्कुल नहीं है। मतलब अभी भी ऐसी होती है कि महिलाएं हैं जो कपड़ा यूज कर रही है, पैड यूज नहीं कर रही है। यही सब चीजें होता है कि जो इन्फेक्शन बाद में करा देता है, यही क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो बाद में कैंसर हो जाता है, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। जो हमारे इंडिया में अभी ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर होता है वो है सर्वाइकल कैंसर। और ये सर्वाइकल कैंसर से हम आराम से बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? वैक्सीनेशन। अभी हमारी गवर्नमेंट में तो खुद पास किया गया है कि हर जगह फ्री जो हमारा HPV वैक्सीन है वो होना चाहिए, हर बच्चों को मिलना चाहिए। और एक बात मैं जरूर बता दूं कि हर स्कूल में ये चीज HPV वैक्सीन का अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। HPV वैक्सीन होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाता है। ये 9 से 16 साल के लड़का लड़की दोनों में दे सकते हैं। लड़कियों में बचाएगा सर्वाइकल कैंसर के साथ और भी कैंसर होते हैं उनसे, और लड़कों में भी बचाएगा जेनाइटल कैंसर से। और ये हम 25 साल तक भी दे सकते हैं। तो अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव हो रही है और ये होने भी चाहिए। तो इस तरीके से हमें और भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन बीमारी होते हैं जो हमारे खुद के ही लाइफ स्टाइल बोल और हाइजीन है उससे होते हैं। और सेकेंड मोस्ट कॉमन जो लड़कियां अभी फील कर रही है, जो सफर कर रही है, वो है PCOD, जिसे बोलते हैं हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जिसमें क्या होता है, लड़कियां जनरली मोटापा, पीरियड इरेगुलर का, मूड डिस्टरबेंस, अच्छा नहीं लग रहा है, मुहासे हैं, एक्ने हैं, अनचाहे बालों जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, जो कि काफी आपने अभी शायद देखा भी होगा, जो 10th टॉपर थी जो स्टूडेंट, उसको उसके फीचर्स वैसी थी। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां जो सफर करी, जो घर से निकलना पसंद नहीं करती है, कपड़ा अच्छा पहनना पसंद नहीं करती, कि यही मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करती, यार मुझे मोटी हूँ, मुझे सब बोलेंगे, चिढ़ाएंगे। तो ये भी चीज है, इससे भी हम दूर कर सकते हैं, पा सकते हैं, अगर हम सोचे कि हम इस चीज को दूर कर सकते हैं तो। हम एक चीज देखा जाता है, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन था, मेरे पास आया था। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बेबी है, बेबी के में भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो माँ से ही जाता है। तो इस तरीके से आयरन की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की भी कमी होती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है, जिसके कारण ना बाल बहुत झड़ता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर प्रेग्नेंट वुमेन है मोस्टली ये सफर करती है। बट द थिंग इज दैट कि आप अच्छे से डाइट अपना प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के पहले भी, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम यहाँ फॉलो नहीं करते, प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन। प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन मतलब प्रेगनेंसी से पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ, मैं एक बेबी है जो हमारे अंदर ग्रो कर रहा है, वो उसके ग्रो करने के लिए हमारा बॉडी का ही न्यूट्रिएंट्स जाएगा। तो हमें उससे पहले हमें खुद से 6 मंथ में प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, जो लोग करते नहीं है। प्रेगनेंसी मतलब लोग ये समझते हैं कि हाँ, ये प्रोसेस है जो हमें करना है और बस ये काम है जो करना है, बट नहीं, ये बहुत बड़ा चीज होता है, आपके बॉडी में बहुत बड़ा चेंज होता है। तो इस चीज के लिए प्री कंसेप्शनल वाला चीज भी आप मेंटेन रखें, साथ में न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से ले, और साथ अगर उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो जाके जरूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। थैंक यू मैम, आप हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाले और हमारे साथ एक वीडियो किया, और आप बिलासपुर आई हैं। तो एक किसी केस के सिलसिले में आप आई थी, तो हम लोग का मिलना हो गया और वीडियो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑल्सो थैंक फॉर यू कि आप ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को, मतलब आजकल जो मेन प्राइम जो चीज रहता है, एक डॉक्टर या कलेक्टर, हर माँ बाप का भी सपना रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या कलेक्टर। आप ये स्टेज पे वर्क कर रहे हैं, लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये देखो, डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है, IPS की लाइफ ऐसी होता है, IAS की लाइफ ऐसी होती है। तो यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में शायद आप ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।